बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 रेशो एंड रेट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेशो। A ratio is a relation which one quantity bears to another quantity to the same kind with regard to their magnitudes। रेशो क्या होता है? रेशो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि रेशो ये है कि जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन देख रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो या उसका कंपैरिजन देख रहे हो, तो उसकी सेम काइंड होनी चाहिए। ये सेम काइंड वर्ड को आपने याद रखना है, क्योंकि जब हम रेशो फाइंड कर रहे होते हैं ना, अगर रेशो का सेम काइंड होने का मतलब ये है कि अगर आपको एक साइड पर रुपीज़ दिए हुए हैं, तो दूसरा रेशो का जो पार्ट होगा वहाँ पर भी आपके पास रुपीज़ ही होने चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ आपको पैसा दिया हुआ है, एक तरफ रुपीज़ दिया हुआ है, एक तरफ सेंटीमीटर दिया है, एक तरफ मिलीमीटर दिया है और आप ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। नहीं, सेम काइंड का मतलब है हमने उनको सेम करना भी है विद देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर रुपीज़ की बात हो रही है तो दोनों तरफ रुपीज़ हो। अगर किसी लेंथ की बात हो, जैसे अगर सेंटीमीटर है या मीटर है, तो अगर मीटर में क्वेश्चन है तो दोनों वैल्यूज मीटर में होनी चाहिए। अगर ग्राम में है, दोनों वैल्यूज ग्राम में होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर उसका मीटर यूज होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो उसकी काइंड है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कुछ और टर्म्स भी यूज होंगी, लेकिन वो जैसे जैसे हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको समझाऊंगी। सारा कुछ पहले समझाकर आपको बाद में कहा जाए कि वो तब बताया था, तो वो जो है ना वो आपको याद नहीं रहेगा। आज सिर्फ रेशो के बारे में पढ़ा है तो सिर्फ रेशो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशो। अब आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है, और रेशो के लिए इसका सिंबल आपने याद रखना है। इट डिनोटेड बाय दीज टू डॉटेड्स। ये जो ऐसे दो डॉट लगे हुए होते हैं ना, ये रेशो का सिंबल है। ठीक है, जैसे प्लस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, साइन होते हैं हर वैल्यू के, इसी तरह इसका ये साइन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब हमने किसी चीज़ की रेशो फाइंड करनी होती है तो ये एंड का सिंबल ख़त्म करके हमने वहाँ पर उसका वो सिंबल लगा देना होता है, जो भी मैंने आपको बताया है, यूं वाला। ठीक है, फिर उसके बाद रेशो सॉल्व कैसे करते हैं? रेशो सॉल्व करते हैं, रेशो के पास आपके पास जो भी नंबर हो वो सेम टेबल के साथ सॉल्व होने चाहिए। अब आपके पास दो नंबर हैं 13 एंड 39। अब 13 जो है वो अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, और 39 जो है वो 13 के ही टेबल में आता है। इट्स मीन ये दोनों सेम टेबल पे हो जाएंगे 13 के। 13 के टेबल में 13 आता है 1,000। जब इसका जो आंसर आएगा वो इसके नीचे आपने लिख देना है, और 39 आता है 3,000, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसके नीचे। ये होता है रेशो को सॉल्व करना। ठीक है, अब इसके बाद 1 और 3 है, ये आपस में सेम टेबल पे नहीं आ सकते, क्योंकि 1 का कोई टेबल नहीं होता और 3 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता। इट्स मीन ये सॉल्व हो गया। जस्ट आंसर। क्वेश्चन इतने ही आसान है कि इनको क्या करना है, जस्ट हमने ये देखना है कि ये सेम टेबल पे सॉल्व होते हो, तो हमने उनको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास है 42, एंड की जगह आपने सिंबल लगा दिया, एंड 63। अच्छा, और इसमें ये एक ट्रिक आपको बताऊंगी कि जब आपने कटिंग करनी है ना, तो कटिंग करते वक्त कोशिश किया करें कि बड़े से बड़े टेबल के साथ हो। जैसे अगर एक नंबर है पर दोनों नंबर 2 पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो किसी और नंबर के साथ भी जा रहे होंगे, तो 2 के साथ करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बस लंबी हो जाएगी। अब जैसे ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों 3 के टेबल के साथ भी सॉल्व हो जाएंगे, और ये दोनों 6 के टेबल के साथ भी सॉल्व हो जाएंगे। 6 नहीं, सॉरी, 7 के टेबल के साथ, क्योंकि 7 के टेबल में 63 भी आता है और 42 भी आता है। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको 3 के टेबल के साथ सॉल्व करूँ। 3 के टेबल के साथ सॉल्व करने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्योंकि मैं कटिंग कर रही हूँ, तो कटिंग करने के लिए मैं बड़ा टेबल यूज़ करूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल सी हो और मेरा आंसर भी ईजिली आ जाए। अब यहाँ पर 42 और 63, 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 42 आता है 6,000 और 63 आता है 9,000। ठीक है, 7 9 63 एंड 7 6 42। अब इसके बाद ये दोनों जो नंबर हैं 6 और 9, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2,000, और 3 के टेबल में 3 आता है 9 आता है 3,000। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको 3 से करते ना, तो अभी तक आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हुई होनी थी। कोई बात नहीं, अगर आपको छोटे नंबर से करना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है,
आंसर दोनों के साथ ही सेम आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 42 एंड रेशो 63 3 के टेबल के साथ, अभी हमने इसको 7 के टेबल के साथ किया था, मैं आपको 3 के साथ करके दिखा देती हूँ। 3 के टेबल में 42 3 1 ज़ा 3 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। 7 के टेबल में 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी 2:3 आया और यहाँ पर भी 2:3 आया है। नंबर आप जो मर्जी, मैंने ये पहले 7 से किया, फिर ये 3 से हुआ, यहाँ पर पहले मैंने इसको 3 से किया, वो फिर 7 से हो गया। नंबर आगे पीछे हो गए, जो मर्जी हो गया, लेकिन आपका आंसर तो वही आया है ना। तो इसलिए आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस भी टेबल के साथ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर कौन से सेम टेबल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका दोनों के साथ ही सेम आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 48, सबसे पहले रेशो का सिंबल लगाएंगे, 48 एंड 64। अब मुझे पता है कि ये दोनों इवन नंबर हैं और डेफिनेटली जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के टेबल के साथ आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये दोनों 8 के टेबल में नंबर आ रहे हैं। 8 के टेबल में 48 भी आता है, 64 भी आता है। तो मैं 2 से करने की बजाय इसको 8 के टेबल के साथ कर रही हूँ। 8 के टेबल में 48 आता है 6000 और 8 के टेबल में 64 आता है 8000। 8 8000 64 होता है। अब ये दोनों इवन नंबर, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3000 और 2 के टेबल में 8 आता है 4000। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। अब यहाँ पर आपके पास नंबर है 6.4 और ये 8। सबसे पहले तो रेशियो लगाएंगे, 6.4 रेशियो का सिंबल और 8। अच्छा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है कि अगर आपके पास एक तरफ पॉइंट वाला नंबर है तो दूसरी तरफ भी पॉइंट वाला होना चाहिए था। अब हम सिंपल नंबर को पॉइंट में चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हाँ पॉइंट वाले नंबर को सिंपल चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, लाइन नीचे लगाते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाता है, ये इसका पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास यहाँ बच गया 64 और नीचे 10। अभी भी हमारी सेम काइंड नहीं हुई, एक तरफ बन गई है फ्रैक्शन और दूसरी तरफ तो होल नंबर है। होल नंबर का मतलब सिंपल नंबर, ये 8 एक काउंटिंग का सिंपल नंबर है। तो अब क्या है, या तो फिर दोनों तरफ फ्रैक्शन होती या फिर दोनों तरफ सिंपल नंबर आ जाता। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ख़त्म करके सिंपल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर होता है ना उसको हमने सबके साथ रेशो की दोनों तरफ के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके पास फ्रैक्शन के नीचे 10 है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय लिख दें ताकि पता चल जाए कि हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है बोथ साइड पे। बोथ साइड का मतलब रेशो की ये वाली एक साइड है और रेशो की ये वाली एक साइड है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे 10 मल्टीप्लाई, ये जो 10 हमने ये वाला लिखा है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वो 10 है और ये वाला ऐसे ही आएगा 64/10 रेशो, और ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, यहाँ पर भी हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लिया, यहाँ पर भी लिख लिया। यहाँ पर हमारा लिखने का मकसद ये था कि ये वाला 10 इस 10 से कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल नंबर आ जाएगा और ये आपके पास आ गया 64 रेशो 8 10 जार 80। अब देखिए, अब दोनों की सेम काइंड होगी क्योंकि अब दोनों ही सिंपल नंबर होल नंबर बन गए। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे, ये दोनों 8 के टेबल के साथ हो जाएंगे। 8 8 जार 64, 8 10 जार 80। अब ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। ये इसका आंसर आ गया 4:5। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम काइंड होने का मतलब इधर भी केजी है तो इधर भी केजी है, ये दोनों सेम काइंड है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अगर सेम काइंड है तो इसका मतलब है हमने यहाँ कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर सेम काइंड बनाने के लिए पॉइंट खत्म किया, फ्रैक्शन खत्म किया, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमने नंबर लिखने हैं 36 रेशो 80। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं, अब इनकी कटिंग करेंगे। अच्छा, अगर मैं आप कहते हैं कि ये 8 के टेबल में 80 आता है लेकिन 8 के टेबल में 36 नहीं आता, तो इसका मतलब है ये दोनों इवन नंबर हैं, तो मैं इसको 2 सेव कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2 और ये 1 कैरी इधर चला गया क्योंकि 3 था, 1 कैरी इधर चला गया, ये 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 4 सॉल्व हो गया, 0 के साथ कुछ भी नहीं तो 0 वैसे नीचे आ गया। सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जो एज इट इज़ नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों फिर इवन नंबर है। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ार 18 और 2 के टेबल में
40 आता है 20,000। अब आपके पास ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं जाते, क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन ना तो 2 के टेबल में 9 आता है, ना 4 के टेबल में 9 आता है। तो इसका मतलब है जब हमारा नंबर सेम टेबल पे सॉल्व होना ख़त्म हो जाए तो वही उसका आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट देखें। सबसे पहले क्या ये सेम काइंड के हैं? जी हाँ जी। इस साइड पे भी RS लिखा हुआ है रुपीज़, और इस साइड पे भी RS लिखा हुआ है। तो फिर अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट रेशो के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ये हो गया 27/63। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं? ये दोनों जाते हैं 9 के टेबल में। 9 3s आर 27 और 9 7s आर 63। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं? किसी पे भी नहीं, क्योंकि ये तो दोनों, पहली बात तो ये दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आते। तो यही इसका आंसर आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे भी डजन लिखा हुआ, यहाँ पे भी डजन, इट्स मीन दोनों के सेम काइंड है। तो ये 4/3। अब 4/3 हमने ये क्वेश्चन लिखा, ये 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। 4 आता है 4 के टेबल में और 2 के टेबल में, और 3 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता। इट्स मीन इसकी कटिंग होनी ही नहीं। रेशो में सम टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें कटिंग सेम टेबल पे हो ही नहीं रही होती। इट्स मीन वो ही नंबर आपका आंसर होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ मीटर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो दोनों के यूनिट ही सेम नहीं है, हमने पहले दोनों के यूनिट्स को सेम करना है। तो यूनिट को सेम करने के लिए क्या करते हैं, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आएंगे। इस वाले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने देंगे और इस वाले को चेंज करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में आए तो मीटर से सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 100। तो इट्स मीन आपने 3 को 100 से मल्टीप्लाई जब करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 300। और ये अब मीटर नहीं रहा, अब ये बन गया सेंटीमीटर। और ये 100 कहाँ से आया, ये मीटर से सेंटीमीटर की तरफ आने में 100 उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर भी अब 60 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करोगे, 60/300। अब आपके पास जब दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर हम इसकी रेशो फाइंड करेंगे। अब दोनों को सेम टेबल पे देखने से पहले एक और न्यू बात जो अब आपने यहाँ पर सीखनी है कि अगर आपके पास नंबर में दोनों तरफ सेम जीरोज हों, जैसे ये देखिए इधर एक जीरो है तो यहाँ पर भी तो जीरो है। ज़रूरी नहीं है कि 2 जीरो ही होते तो ही 2 जीरो के साथ कट करने हैं। एक जीरो इसका है तो एक जीरो इसका भी तो है। इस वाले एक जीरो को इस वाले एक जीरो के साथ कट कट कर दे। कट क्यों कर रहे हैं, हम तो टेबल के साथ कटिंग भी कर सकते थे, हमने कट इसलिए कर दिया ताकि हमारे पास नंबर छोटे बन जाए। 60 बड़ा नंबर है, अब आपके पास क्या रह गया 6। इसको कट कट करना आसान है। पहले आपके पास 300 एक बड़ा नंबर था, जब इसका एक जीरो कट हो गया इसके साथ तो फिर यहाँ पर अब आपके पास 30 बच गया, जो कि अब आपके पास छोटा नंबर आ गया। अब हमने देखना है 6 और 60 कौन से सेम टेबल पे जाते हैं। ये दोनों 6 के टेबल में जाते हैं। 6 1s आर 6 एंड 6 5s आर 30। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं, किसी पे भी नहीं, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ सेम काइंड है तो फिर 2/80। जब सेम काइंड होते हैं तो ऐसे ही, लेकिन जब ना हो तो फिर उसको पहले बनानी पड़ती है। अब ये दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1s आर और 2 के टेबल में 18 यहाँ पता चले तो आप एक नंबर कर ले। 2 के टेबल में 8 आता है 4s आर और 0 एज इट इज। ये हो गया 1/40। अब 40 किसी और टेबल में आए ना आए, 1 किसी टेबल में भी नहीं आ सकता। इट्स मीन यहीं पे इसकी कैलकुलेशन क्लोज हो गई एंड यही आपका आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाए। देखिए हमने ये क्वेश्चन किया, वहीं पे हमारा सवाल था, वही हमारा जवाब हो गया, क्योंकि जब सेम टेबल पे ही नहीं जाएगा इट्स मीन वहीं पे वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट देखें, ये आपके पास ये मीटर में लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भी पहले दोनों को सेंटीमीटर बनाते हैं। अच्छा अब इधर भी देखें, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या वैल्यू होती है, 100 होती है। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 100 है और ये पॉइंट है तो आप इसका पॉइंट खत्म कर दें। 1 पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट से पहले जीरो होता है वो भी खत्म हो जाता है, तो ये एक नंबर लग गया।
अब यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, 10 के टेबल में 100 आता है 10 जार, और ये बच गया 5 और ये 10, 5 10 जार 50, और अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर से सेंटीमीटर में, और 75 आपके पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। अब दोनों आपके यूनिट सेम हो गए। अब आप लिखोगे 50 75। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 या 5 आ रहा हो, 0 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 10 जार 50, 5 1 जार 5, 7 से 5 लिया तो 2 कैरी आगे चला गया, 25 बन गया। 5 5 जार 25। अब ये दोनों फिर 5 के टेबल में जा रहे हैं, 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15, और ये अब आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम ऑफ कॉपर। एक अलॉय है, उसके अंदर इतना कॉपर आपको बता दिया, एंड 4.5 ग्राम जिंक, और उसमें जिंक भी है वो भी आपको बता दिया। फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन एन अलॉय। आपने ये बताना है कि उस अलॉय के अंदर कॉपर और जिंक की रेशियो क्या है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपने इस बात को याद रखना है कि जैसे आपको रेशियो में कहा हुआ है ना, फाइंड द रेशियो बाय द मास ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर आपको पहले मेंशन किया, इट्स मीन रेशियो फाइंड करते वक्त आपने कॉपर को पहले लिखना है और जिंक को बाद में लिखना है। अपनी मर्जी से जिंक को पहले और कॉपर को बाद में नहीं कर देना है, इससे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि रेशियो में जिस चीज़ की क्वांटिटी आपको पहले दी हुई होती है ना, उसको ही पहले लिखते हैं, और जिसकी बाद में दी हुई हो उसको ही बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हमने पहले इसकी स्टेटमेंट तो बनानी थी। अलॉय कंटेन कॉपर, कॉपर कितना था वो लिख दिया। अलॉय कंटेन जिंक, जिंक कितना है वो लिख दिया। अब हमने रेशियो उसको उसने कहा है कॉपर टू जिंक, तो पहले आपने कॉपर मेंशन करना है और जिंक मेंशन करना है, और क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज लिखने से पहले देख लेना है क्या ये दोनों सेम काइंड के हैं। जी हाँ जी, यहाँ पर भी ग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर भी ग्राम से दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 13.5 रेशो 4.5। पहले कॉपर की वैल्यू जो थी कॉपर की ये थी, और फिर जिंक की जो थी वो जिंक की लिख दी। अब ये दोनों सेम तो हैं लेकिन पॉइंट है दोनों में, तो पॉइंट को ख़त्म करना होता है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 1 0, तो ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर भी 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 1 0, अब इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये दोनों फ्रैक्शन में है, अब फ्रैक्शन को कैसे खत्म करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन के नीचे दोनों में सेम नंबर है, तो इसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब आपने क्या करना है, 10 से ही इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है और 10 से ही इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, और दोनों तरफ आपके पास सिंपल नंबर बच जाए जिसको हम कट कर सके। 135, क्योंकि हम इसका पॉइंट खत्म कर चुके हुए हैं, और 45। अब ये दोनों सेम टेबल पे कैसे जाएंगे, कैसे पता चलेगा। अभी मैंने आपको बताया वो नंबर जिनके एंड पे 5 आता हो या 0 आता हो। अब इनके एंड पे 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन दोनों के एंड पे 5 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों 5 के टेबल के साथ हो जाएंगे। 5 के टेबल में 13 से छोटा 10 आता है, तो 2 ज़ा 10, यहाँ से कितने नंबर कैरी चले गए, 3 नंबर, क्योंकि हमने 10 लिया था तो 3 कैरी चला गया, ये बन गया 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 ज़ार, इसके बाद 5 के टेबल में 45 आता है 9 ज़ार। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जाते हैं, ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 के टेबल में 27 आता है 9 ज़ार, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 ज़ार। अब ये दोनों किस सेम टेबल पे जा रही हैं, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब ये दोनों यहीं पे इसकी कैलकुलेशन ओवर हो गई। ये सेम टेबल पे जब तक जा रहे थे कट किया और फिर एंड पे आपके पास 3:1 आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वाहिदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक, 8 टेक्स्ट बुक वाहिदा ने परचेज की, ईच कॉस्ट ₹12। इसका मतलब ईच का मतलब है एक जो बुक थी वो 12 रुपीज़ की आई, एंड 4 स्टोरी बुक्स कैन ईच कॉस्ट ₹9, और 4 स्टोरी बुक्स खरीदी और एक बुक जो थी वो थी 9 रुपीज़ की। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन दी 2 टाइप्स ऑफ बुक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि रेशियो में पहले क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ था ना, क्योंकि ये भी बुक की बात हो रही है ये भी बुक की बात हो रही है, तो उसने आपसे ये कहा है कि दोनों में आपने ये अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने 2 टाइप्स ऑफ बुक्स बाय की हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमें रेशियो उसने नहीं बताई हुई तो हम क्या करेंगे,
पहले टेक्स्ट बुक हमें बताया है तो हम पहले टेक्स्ट बुक लिखेंगे रेशो में, और बाद में स्टोरी बुक है तो स्टोरी बुक को हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, वाहिदा परचेज टेक्स्ट बुक कितनी उसने बाई की थी 8, और ईच कॉस्ट कितनी थी 12 रुपीज़ की। तो फिर कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, तो फिर उसने टेक्स्ट बुक में कितने पैसे लगे उसके 12 को, एक अगर उसकी 12 रुपये किया तो 8 उसने बाय की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को 8 के साथ, तो ये बन जाएगा 96। ठीक है, और क्योंकि हमने रुपीज़ फाइंड किए हैं तो साथ बेटा रुपीज़ लिख भी देने हैं। इसके बाद वाहिदा परचेज स्टोरी बुक्स, उसने 4 स्टोरी बुक्स खरीदी, ईच कॉस्ट 9, एक जो स्टोरी बुक है वो 9 रुपीज़ की है, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स कितनी बनी 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन गया 9 4 जार 36 रुपीज़। अब हमें कहा था रेशो ऑफ अमाउंट शी स्पेंड, हमने ये रेशो फाइंड करनी जितनी उसने अमाउंट स्पेंड की है, तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे टेक्स्ट बुक, रेशो का सिंबल, और फिर स्टोरी बुक। आप बेटा पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म भी। टेक्स्ट बुक के कितने पैसे हमारे पास यहाँ पर आए 96, और इसके कितने आए स्टोरी बुक के 36। अब इन दोनों की, दोनों वैसे तो इवन नंबर है, सेम टेबल पे कट हो जाएंगे। 36 6 के टेबल में आता है, तो 96 भी 6 के टेबल के साथ सॉल्व हो जाता है। ये देखिए ज़रा, 6 के टेबल में 9 से छोटा 6 खुद आता है, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ से 9 में से हमने 6 यूज़ किया अभी, तो आगे हमारे कैरी कितना चला गया 3 नंबर, तो ये बन गया 36, और 6 के टेबल में 36 आता है 6000। इसके बाद ये 36 है, 6 6 ज़ार 36। अब ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6। अब ये दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जा रहे, तो यही आपका आंसर आ गया। ये है वो अमाउंट की रेशो जो उसने इन दोनों चीज़ों को बाय करने में खरीदी। और इस तरह आपको ये भी एक और बात कि अगर देखिए उसके टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा पैसे लगे थे तो उसकी रेशो उसकी ज़्यादा है, स्टोरी बुक पे कम पैसे लगे थे तो उसकी रेशो कम है। इस तरह में पता चल जाता है कि जिसकी रेशो ज़्यादा होती है ना, उस पे अमाउंट ज़्यादा लगी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम ऑफ ₹7200। मिस्टर बिलाल की जो मंथली इनकम है वो आपको बता दी कि 7200 उसकी मंथली इनकम है। एंड एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स होते हैं खर्च करना। ओके, वो कितने पैसे खर्च करता है, वो है 63 पर मंथ, एक महीने में इतने पैसे वो कमाता है और इतने वो खर्च कर देता है। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अच्छा, अब यहाँ पे उसे रेशो में आपको सेविंग और इनकम की बात की है, इनकम तो आपको दी हुई है, सेविंग दी नहीं हुई। सबसे पहले तो हम सेविंग निकालेंगे, और फिर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर रेशो फाइंड कर रहे हैं, सेविंग पहले लिखा है तो हमने सेविंग को ही पहले लिखना है और इनकम को ही बाद में लिखना है। ठीक है, मिस्टर बिलाल मंथली इनकम बता दिया, मंथली एक्सपेंडिचर्स वो भी बता दिए, रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम ये भी हमें फाइंड नहीं है, हमें सेविंग ही नहीं पता। देखे ना, उसके पास टोटल 7200 है, 63 वो खर्च कर देता है, तो अभी उसने सारे पैसे तो खर्च नहीं किए, तो जो बाकी रह जाते हैं दैट विल बी हिज सेविंग। तो फिर क्या करेंगे, बाकी पैसे निकालने के लिए माइनस करेंगे सेविंग के लिए, तो 7200 को आपने माइनस करना है टोटल पैसों में से, जितने पैसे वो खर्च कर देता है वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास बच गया 900। इसका मतलब है 900 वो जो पैसे बच जाते हैं वो उसकी सेविंग है। अब हम रेशो फाइंड करेंगे, तो पहले सेविंग लिखेंगे, फिर रेशो का सिंबल, और फिर इनकम। सेविंग हमने फाइंड की 900 जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, और इनकम हमें दी हुई है 7200। अच्छा, ये 900 और 7200 हमारे पास बड़े नंबर है, पहले हम क्या करेंगे इनके जीरोस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने जब ये क्वेश्चन किया था तो एक तरफ एक जीरो था, दूसरी तरफ दो जीरो थे, अब इसमें दोनों तरफ ही दो दो जीरो है, तो फिर इट्स मीन ये वाले दो जीरो इस वाले दो जीरो के साथ कट जाएंगे। अब आपके पास बच गया 9 एंड 72। अब इन दोनों की सेम टेबल पे कटिंग हो रही है, दोनों 9 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 9 के टेबल में 9 आता है 1 जार, और 9 के टेबल में 72 आता है 8 जार। अब 1 और 8 आगे किसी और टेबल के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स एंड रेस्ट ऑफ दी परचेज च्युइंगम के। समीना जो है वो अपनी पॉकेट मनी का 3/4 जो है वो चॉकलेट बाय पे उसने यूज़ किया, और बाकी जो पैसे बचे उसकी च्युइंगम बाय कर ली। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट
टू दैट स्पेंड ऑन द च्युइंगम। अब आपने रेशो फाइंड करनी है चॉकलेट और च्युइंगम की। तो चॉकलेट के बारे में तो उसने बता दिया कि 3/4 की उसने चॉकलेट बाय की है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि च्युइंगम पे कितने पैसे लगे। च्युइंगम पे जो उसके बाकी पैसे लगे थे ना, वो उसने यहाँ पर खर्च किए हैं। और यहाँ पर ये भी नहीं बताया हुआ कि पॉकेट मनी उसकी कितनी थी। तो अब 3/4 है, 3/4 जो है ये आपको फ्रैक्शन दी हुई है। फ्रैक्शन का मतलब है ये कि 1 रुपये से कम की बात हो रही है, कम पैसों की बात हो रही हो। इसका मतलब है कि उसके पास 1 रुपया ही सिर्फ था, जिसमें से उसने एक कुछ चीज़ ले ली चॉकलेट की, और बाकी की उसने च्युइंगम ले ली। अब इसकी एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझे ज़रा इसको। ये समझे कि ये उसके जो भी पैसे हैं ना, ये उसकी पॉकेट मनी थी। पॉकेट मनी के उसने 4th पार्ट कर लिए हमने। 3/4 इसका मतलब है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट क्यों बनाया? 2 भी तो बना सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पर उसने सबीना स्पेंड टू बाय चॉकलेट। चॉकलेट उसने बाय की 3/4 की। इसका मतलब है उसके 4 हिस्से सिर्फ होंगे। फ्रैक्शन की जो नीचे वैल्यू होती है ना, वो आपको बताती है कि इसके कितने पार्ट बनेंगे। 4 पार्ट बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ 4 बनाया। अब इसमें से ये जो 3 पार्ट है, 1 2 3, ये इतने की उसने चॉकलेट बाय की है। तो ये वाला जो बच गया है ना, इसकी उसने च्युइंगम बाय किया। तो पहले हमने ये जो बच गया है ना, ये कितने पैसे बचे हैं ये हमने निकालने हैं। तो ये हमने कैसे निकालने हैं? ये देखें, उसके पास 1 रुपया था, तो 1 रुपये में से उसने जितने की चॉकलेट ली वो हम निकाल देंगे। निकालने का मतलब है हमने उसमें से इस पैसों को माइनस कर देना है। अब माइनस करने के लिए ये इस तरफ फ्रैक्शन बन गई, इस तरफ सिंपल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़र, यहाँ 4 आ गया, और ये माइनस नीचे 4 है तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया 3 में से 4 में से 3 माइनस किए 1, और नीचे 4 है तो 4 ही रह गया। इसका मतलब है कि उसकी चॉकलेट जो है वो 3/4 रुपीज़ की थी, तो जो उसके बाकी पैसे बचे वो 1/4 आ गए। ये यहाँ पर भी मैं आपको सिंपल तरीके से बता सकती थी कि जब 3 हिस्से 3/4 उसने वहीं पे बाय कर लिए तो 1 ही बच गया, तो 1/4 ही आना था। लेकिन क्योंकि हम मैथ्स में कैलकुलेशन के बगैर कोई भी अपनी थ्योरी देते नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि बचना तो 1 ही था, तो 1/4 उसका हिस्सा बचना था। तो अगर वो डायरेक्ट लिख देती तो फिर क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आनी थी कि 1/4 कैसे आ गया। इसलिए हमने उसको प्रॉपर सॉल्व किया है, सॉल्व करके बताया है कि 1/4 उसका जो वो उसने च्युइंगम पे लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो में उसने पहले आपको चॉकलेट दी हुई थी, तो चॉकलेट रेशो च्युइंगम, चॉकलेट आई 3/4 और च्युइंगम 1/4 की। अब हमने क्या करना है जी, हाँ जी, इसकी पहले फ्रैक्शन खत्म करनी है। फ्रैक्शन में जो सेम नंबर है तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर से कट हो गया, ये इधर से कट हो गया। आपके पास यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 1। अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 का कोई टेबल नहीं होता और 3 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता। तो यही इसका यहाँ पर आंसर आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। बाकी क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।